Hello, aspirants. Welcome to Coaching Classes by Ash. My name is Asha Tiwari, and as you people might know that I already have completed Bharatiya Sakshya Adhiniyam with you people, एंड भारतीय साक्ष्य अधिनियम हमारा 1 महीने में कंप्लीट हो गया है, जो कि आपको इसी की प्लेलिस्ट में यानी कि इस चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। जहाँ तक बात हम भारतीय न्याय संहिता की करते हैं, यानी कि हम अपने आईपीसी की करते हैं, जो कि पुराना था, तो इसकी 2 क्लासेस में ले चुकी हूँ। एक इंट्रोडक्टरी क्लास आपकी ले चुकी हूँ और एक मैंने क्लास, दोनों क्लास ही लाइव लिए, और दूसरी जो लाइव क्लास है अगर आप इसकी प्लेलिस्ट में देखेंगे तो उस लाइव क्लास में गाइज मैंने डिस्कस किया था कि इसमें नए सेक्शंस कौन कौन से ऐड हुए हैं और वो आपको जानना क्यों ज़रूरी है। तो आई थिंक 15 से 20 मिनट की ही मेरी सारी क्लासेस होती है, मैं उससे ज़्यादा की लेने की कोशिश नहीं करती अनटिल एंड अनलेस मुझे ख़त्म ही करना हो। तो आप बहुत आराम से उसको देख सकते हैं, और वो इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि जो नए सेक्शंस ऐड किए गए हैं उसमें केवल उनका डिस्कशन है और किसी चीज़ का नहीं। अब भारतीय न्याय संहिता में आते हैं। तो आज हम लोग इसकी तीसरी क्लास यानी कि एकदम स्टार्ट से चैप्टर 1 से स्टार्ट करने वाले हैं। आपको बता दूं कि जो हमारा भारतीय न्याय संहिता है इसमें टोटल 20 चैप्टर्स हैं, तो होपफुली ये भी हमारा 1 महीने में कंप्लीट हो जाना चाहिए अगर हम इसी पेस से रोज एक क्लास के साथ चलेंगे। और आज की क्लास में मैं कोशिश करूंगी कि 2 चैप्टर तो मिनिमम कंप्लीट करूं, मैक्सिमम 3 चला जाएगा तो और अच्छी बात है। तो बिना टाइम वेस्ट किए मुझे लगता है भारतीय न्याय संहिता को हम लोग को स्टार्ट करना चाहिए। चैप्टर 1 आपके प्रिलिमिनरी की बात करता है गाइस, और शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट और एप्लीकेशन की बात करता है हमारा सेक्शन नंबर 1। तो इस एक्ट को हम भारतीय न्याय संहिता के नाम से जानेंगे। ये उस दिन फोर्स में आएगा जिस दिन सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के द्वारा डिफरेंट प्रोविजंस को में इस संहिता को अप्लाई कर देती है। अच्छा, ये सारी चीज़ें सब आईपीसी की आपकी हैं, इसमें कुछ भी अलग नहीं। अच्छा हाँ, आईपीसी बोल के मैं इसलिए बड़ी जा रही हूँ क्योंकि आईपीसी मेरा ऑलरेडी कवर्ड है, ठीक है। तो आप प्लेलिस्ट में जाके इंडियन पिनल कोड डालेंगे तो सेक्शंस, जो सेक्शन नंबर बदले हैं बट उसके अंदर की बात जो है वो ज़्यादातर सेक्शंस में सेम है, इसलिए हम उस पर बहुत टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। मैं आपको एक ऊपरी एक एग्जाम्पल देते हुए एंड समझाते हुए चलती चलूंगी, जिससे कि अगर किसी ने आईपीसी पहले नहीं पढ़ा है, भाई हो सकता है आपने आईपीसी नहीं पढ़ा हो, आप इसी साल भारतीय न्याय संहिता वाले ही टाइम पे आप लॉ कर रहे हैं, तो आपके लिए इसको मैं बताती चलूंगी। तो अब जब हम पहले सेक्शन पे आते हैं तो ये कमेंसमेंट और एप्लीकेशन की बात करता है। कमेंसमेंट आपने पढ़ लिया, सेंट्रल गवर्नमेंट जब बताए। एप्लीकेशन की जब हम बात करेंगे तो पहली चीज़ है ये भारत में रहने वाले लोगों पे लागू होती है, ये तो ऑब्वियस है, ठीक है। अब दूसरी चीज़ है कि वो व्यक्ति जिसने कोई ऑफेंस कमिट किया हो, चाहे वो भारत में है चाहे वो भारत के बाहर है, और उसने ऑफेंस कमिट किया है जैसे कि वो भारत में कमिट करता, तो ये उस पर भी लागू होगा, ठीक। तीसरी चीज़, ये संहिता जो है उन पे भी लागू होंगे जो कि भारत का नागरिक है और भारत से बाहर कहीं रह रहा है। चौथी चीज, भारत का नागरिक है, किसी शिप पे है या कोई एयरक्राफ्ट जो है जो भारत में रजिस्टर्ड है, अगर वहां कमिट हुआ है तो भी इस पे लागू होंगे। कोई व्यक्ति जो भारत में है, ठीक है, उस पे तो लागू होंगे ही, लेकिन कोई व्यक्ति जो भारत के बाहर है लेकिन उसने टारगेट किया है भारत का कंप्यूटर, यानी कि भारत में उस कंप्यूटर रिसोर्स से कोई काम हो रहा है जो कि टारगेट कंप्यूटर रिसोर्स है, तो ये उस पर भी लागू होगा, ठीक है। अब जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं कि ए जो है वो एक भारत का नागरिक है और उसने किसी भी जगह पे मर्डर कमिट किया है, तो वो व्यक्ति को ट्राई किया जा सकता है, यानी ही कैन बी ट्राइड एंड कन्विक्टेड ऑफ मर्डर इन एनी प्लेस इन इंडिया इन विच ही मे हैव बीन फाउंड, ठीक। क्या समझे? A is a person who is a citizen of India and has committed a murder. Let us say beyond और within है तब तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन अगर यहाँ पे देखिए क्या शब्द यूज हुआ है, विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया, ठीक है। तो वो भारत में जब भी आएगा, जहां भी मिलेगा, जिस जगह भी उसको पकड़ लिया जाएगा, उसको वहां पे ट्राई किया जाएगा। ही कैन बी ट्राइड एंड कन्विक्टेड ऑफ मर्डर इन एनी प्लेस इन इंडिया इन विच ही मे बी फाउंड। यानी कोई स्पेसिफिक स्टेट के लिए फिर बात नहीं रह जाएगी कि इसी स्टेट में ट्राई होगा, नहीं होगा, ये सब तो बात की बात है। पहले भारत के आदमी ने अगर किया है तो वो जहां भी मिलेगा, भारत में जिस भी जगह पे मिलेगा वहां पे वो ट्राई हो जाएगा, ठीक है। हाँ,
अब एक चीज देखिए, ये तो बात हुई कि एप्लीकेशन और कमेंसमेंट। अब जो जो हमारा भारतीय न्याय संहिता है ना दोस्तों, ये कहाँ लागू नहीं होता है, तो ये देख लीजिए कि ये जो संहिता है ना, ये किसी भी प्रकार से जो आपके ऑफिसर्स की म्यूटिनी और डिजर्शन रिलेटेड केसेस होते हैं, सोल्जर्स, सेलर्स, एयरमैन या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, या किसी स्पेशल और लोकल लॉ की अगर हम बात करेंगे, तो वो उसके प्रोविजंस को अफेक्ट नहीं करेगी। कहने का मतलब है, देखिए जब भी कोई स्पेशल लॉ बनता है तो वो हमेशा ओवरराइड करता है, स्पेशल लॉ जब भी बनेगा तो वो प्रिसीड करेगा ही करेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी भारतीय न्याय संहिता और कोई स्पेशल लॉ आपस में टकराएंगे, तो भारतीय न्याय संहिता थोड़ा सा पीछे हो जाएगी और वो स्पेशल लॉ के हिसाब से चीजें चलेंगी। तो इसने कहा गया है, इसमें इस क्लॉज में कहा गया है कि इस संहिता का इफेक्ट उन प्रोविजंस पे नहीं पड़ेगा जो स्पेशल लॉ हैं या लोकल लॉ हैं, या किसी प्रकार से आर्मी या ऑफिसर्स या सेलर्स या गवर्नमेंट ऑफिसर्स के लिए अगर कोई रूल बना हुआ है ऑलरेडी, तो ये उस पर लागू नहीं करेंगे। हाँ, अगर कोई रूल नहीं बना है किसी भी मामले में, तो उसमें ये संहिता की आप मदद ले सकते हैं। क्लियर है? अब आ जाइए डेफिनेशंस पे। डेफिनेशन इसमें बहुत अच्छी तरीके से दी गई है। ये मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि थी तो आईपीसी में भी, उसमें कोई बुरी तरीके से नहीं दी गई थी। द ओनली थिंग दैट आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इज कि यहाँ पे आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स में सारी डेफिनेशंस मिलेंगे। अगर आप देखें ABCD वाला, वो पूरा अल्फाबेटिकल ऑर्डर इसमें किया गया है। अब इसमें गौर करने वाली कौन सी डेफिनेशंस है? आपका सेक्शन 2 का क्लॉज 3, चाइल्ड। चाइल्ड को डिफाइन किया गया है कि कोई भी व्यक्ति जो 18 साल से कम उम्र का है, वो चाइल्ड की डेफिनेशन में आ जाता है। ठीक है। काउंटर फीट का मतलब समझ लीजिए, क्योंकि आगे एक चैप्टर आएगा उसके लिए। काउंटर फीट का मतलब है कि आपने किसी भी प्रकार से कोई चीज ऐसी बनाई जो दूसरे को रिजेंबल कर रही है, और इस प्रकार से रिजेंबल कर रही है कि आप डिसेप्शन बहुत आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब आते हैं कोर्ट। कोर्ट को क्लॉज 5 में डिफाइन किया गया है। कोर्ट का मतलब है कि जज हु इज empowered by law to act judicially alone, or a body of judges which is empowered to act judicially as a body when such judge or body of judges is acting judicially। इसमें कुछ आपको इतना अकल लगाने वाली बात है नहीं। अब आप आ जाइए सीधे सीधे जेंडर। ठीक है, जेंडर थोड़ा सा इस बार याद रखिएगा। क्लॉज 2 के सेक्शन 2 के क्लॉज 10 में डिफाइन किया गया है। और जेंडर में जो है इन्होंने ट्रांसजेंडर भी ऐड कर दिया है, इसलिए इसको और ध्यान देने वाली चीज है कि इसमें ही भी आता है, शी भी आता है और ट्रांसजेंडर भी आएगा। यानी कि जेंडर में ही यूज किया गया है। जैसे आप आईपीसी भी पढ़े होंगे अगर आप, या भारतीय न्याय संहिता पढ़ते हैं, तो जनरली ही शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो है मेल जेंडर के लिए ही बात हो रही है। इसमें लिखा गया है कि डेरिवेटिव या प्रोनाउन ही यूज किया जाएगा, प्रोनाउन ही यूज किया जाएगा। लेकिन इसमें तीनों लोग आ जाएंगे। कौन कौन? मेल भी आ सकते हैं, फीमेल भी आ सकते हैं और ट्रांसजेंडर भी आ सकते हैं। ओके, तो ये चीज याद रखिएगा, ये नया है इसलिए पूछा जा सकता है। अब इसके बाद आप आ जाइए इसमें, कभी कभी प्री में पूछ लिया जाता है कि इलीगल या लीगली बाउंड टू डू जो है वो कहाँ दिया गया है, या कभी कभी इसकी ये डेफिनेशन पूछ ली जाती है। तो इलीगल का मतलब ऑब्वियसली वो चीज जो ऑफेंस है या जो लॉ के द्वारा प्रोहिबिटेड है, ठीक है, या जिसके लिए सिविल एक्शन हो सकता है। ठीक है, तीन चीजें बोली मैंने, क्या? पहला प्रोहिबिटेड बाय लॉ, दूसरा ऑफेंस है, और तीसरा जिसके लिए सिविल एक्शन बन सकता है। ये सब क्या है? इलीगल है। ठीक है। अब लीगली बाउंड टू डू क्या है? कि वो व्यक्ति कहा जाएगा ही इज लीगली बाउंड टू डू दैट थिंग विच इज इलीगल फॉर हिम टू ओमिट। यानी कि मान लो अगर आपने ये चीज नहीं किया तो वो इलीगल हो जाएगा। तो अगर आप उस चीज को करते हैं तो आप क्या हुए? यू आर लीगली बाउंड टू डू। एक एग्जांपल देती हूँ, क्योंकि ऐसे तो शब्दों का खेल है, समझ नहीं आ रहा होगा। मान लीजिए आप ट्रैफिक पे खड़े हैं, ठीक है, तो जब लाल होती है लाइट तो आप क्यों रुक जाते हैं? क्योंकि यू आर लीगली बाउंड टू डू दैट। अगर आपने उसको ओमिट किया, यानी कि आपने उसको फॉलो नहीं किया और आप पार करके चले गए, तो आपने क्या किया? ट्रैफिक वॉयलेशन किया, राइट। तो ये है आपका लीगली बाउंड टू डू और इलीगल, दोनों की डेफिनेशन मैंने एक में समझा दी। अब आ जाइए आप मूवेबल प्रॉपर्टी में। कभी कभी पूछ लिया जाता है, हालांकि ये टीपीएम में ज्यादा पूछा जाता है, बट कहाँ डिफाइंड है वो देख लीजिए। तो ये आपके 21 में डिफाइंड है। ऑफेंस आपका 24 में डिफाइंड है। देन पब्लिक सर्वेंट 28 में डिफाइंड है। ये आप मार्क करते चलिएगा। सिंपल डेफिनेशंस है, सो देयर इज नो नीड फॉर मी टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरी थिंग।
Then yes, vessel sometimes can be asked. So vessel means anything that is made for the conveyance of water of human beings or for property. तो यहाँ पे vessel का मतलब है कि किसी भी प्रकार से कोई चीज human beings के लिए प्रॉपर्टी के लिए अगर वाटर के थ्रू आ रही है तो उसका मतलब यहाँ पे vessel होगा. ठीक है. वॉलेंटरीली आपका 33 में डिफाइंड है और वुमन आपका 35 में डिफाइंड है. कभी कभी पूछा जाता है वुमन की कितनी एज, तो इसमें कोई एज नहीं डिफाइंड है. ठीक है. रॉन्गफुल गेन रॉन्गफुल लॉस इंपॉर्टेंट है. गेनिंग रॉन्गफुली लूजिंग रॉन्गफुली एक में आ गया है, अगेन इंपॉर्टेंट है. तो ये 36 37 और 38 आपका इंपॉर्टेंट है. आप देख लीजिए, मैं आपको समझा देती हूँ. रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस. रॉन्गफुल गेन का मतलब है gain by unlawful means of property to which person gaining is not legally entitled. मान लीजिए कि आपकी ये प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक, लेकिन आप उससे गेन ले रहे हैं. तो आप एंटाइटल्ड तो है नहीं, पर आप उससे गेन ले रहे हैं, तो ऐसा गेन क्या हुआ? रॉन्गफुल गेन. रॉन्गफुल लॉस का मतलब क्या हो गया? वही चीज कि आप लीगली इंटाइटल्ड तो हैं, लेकिन आपको उसको चीज मिल नहीं रही है, लॉस अलग हो रहा है, तो ये हो जाता है रॉन्गफुल लॉस. अब एक एग्जांपल में दोनों को समझा देती हूँ, बहुत आराम से समझिएगा. मान लीजिए कि एक घर है, ठीक है, आप उस घर में किराएदार हैं. एक व्यक्ति आया, उसने आपसे पूछा कि आपका घर है, आपने बोला हाँ ये तो मेरा ही घर है, ऊपर का पोर्शन खाली है, आपने बोला हाँ खाली है. उसने बोला मैं रह लूं, आपने बोला बिल्कुल रह लो. तो आप कौन थे? किराएदार. वो घर आपका था नहीं. आपने दूसरे व्यक्ति को ये दिखाया कि आप मकान मालिक है और आपने ऊपर का पोर्शन भी किराए पे दे दिया, क्योंकि आपको पता था कि मकान मालिक तो साल में एक बार आता है, तब ये तो 6 महीने के लिए बोल रहा है, दे के खत्म कर देते हैं. ठीक, एग्जाम्पल समझ आए. अब क्या हुआ? जो व्यक्ति जिसको आपने रखा है एज किराएदार, वो आपको पैसे देगा, किराया देगा रहने का, तो वो क्या हुआ आपका? रॉन्गफुल गेन. ठीक. और जो व्यक्ति असल में उस घर का मकान मालिक है, उसको वो किराया मिलना चाहिए था, पर वो उसको नहीं मिल रहा, तो ये उसका क्या हुआ? यस, रॉन्गफुल लॉस. समझ आ गया? ओके, वेरी गुड, कीप इट अप. एंड सेम गोज फॉर गेनिंग wrongfully एंड लूजिंग wrongfully. ओके. नाउ जनरल एक्सेप्शंस, जनरल एक्सप्लेनेशंस की बात हो रही है. तो जनरल एक्सप्लेनेशन में इन्होंने बोला है कि थ्रू आउट दिस संहिता every definition of an offense, every penal provision and every illustration of every such definition or penal provision shall be understood subject to the exceptions contained in the chapter entitled as general exceptions, though those exceptions are not repeated in such definition, penal provision or illustration. इन्होंने बोला है कि इस संहिता, ये जो हम भारतीय न्याय संहिता पढ़ेंगे, इसमें हर एक ऑफेंस, हर एक पीनल प्रोविजन और हर एक इलस्ट्रेशन, ठीक है, इसको उसी हिसाब से समझा जाएगा, अपने दिमाग में मद्देनजर रखते हुए जनरल एक्सेप्शंस को. अभी आप पढ़ेंगे, एक पूरा चैप्टर है जनरल एक्सेप्शंस का जो कि आप पढ़ेंगे. तो इन्होंने बोला है कि हर चीज इसमें जब भी आप पढ़ोगे भारतीय न्याय संहिता, तो अपने दिमाग में जनरल एक्सेप्शंस को लेके चलोगे. क्यों? क्योंकि जनरल एक्सेप्शंस का मतलब ही है कि ये सारी चीजें उन पे लागू नहीं होंगी. अब किन पे लागू नहीं होंगी, ये हम जनरल एक्सेप्शन में पढ़ते हैं. ये पूछा जाता है. सेक्शन 1 commencement application, section 2 definition, section 3 general explanation, chapter 1 finished. 3 सेक्शंस में चैप्टर 1 खत्म. अब 3 सेक्शन में सेकंड जो डेफिनेशन क्लॉज है वो लंबा है, तो वो मैंने आपको इंपॉर्टेंट मार्क करा दिए है. ठीक है. ओके, चैप्टर 2 पे आए. चैप्टर 2 कर लेते हैं, चैप्टर 3 कल कर लेंगे, है ना, क्योंकि फिर लंबा हो जाएगा, 20 मिनट से ऊपर हो जाएगा. मुझे लगता है 15 to 20 मिनट्स इज द मिनिमम span of time person can concentrate, right? Minimum, what I said. Like if you're not able to concentrate even 15 to 20 minutes, then I'm sorry, you literally need to concentrate better. So 15 to 20 minutes is the class timing. That is for you people, because that's just, like how we take a break. So if you're sipping tea, if you're sipping coffee,
just open the video, see, understand. If you have any questions, any queries, please feel free to reach out to me in the comment section. I'll be more than happy helping you people, because I love helping you people and I love teaching you people. Now, chapter number 2, coming for punishments. आप देखिए punishments important क्यों है? Wait, not in a normal way. I'm talking about भारतीय न्याय संहिता, वैसे भी important कभी कभी है. So section 4 जो है वो पहली चीज है, हमारा punishments define करता है. अब देखिए भारतीय न्याय संहिता में पनिशमेंट्स यानी कि चैप्टर 4 आपके लिए अलग प्रकार से इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आपने आईपीसी पढ़ी है, मैं आईपीसी और भारतीय न्याय संहिता को इसलिए कंपेयर करती चलती हूँ क्योंकि मैं आईपीसी के ज़माने की इंसान हूँ और भारतीय न्याय संहिता भी मेरे ही टाइम पे अभी आई है, अभी 2023, तो समझ ही रहो. तो वो सब होने के बाद तो मेरे लिए भी नया है, तो मुझे भी पढ़ने में मज़ा आती है, इसलिए मैं कुछ अगर उसमें पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ढूंढती हूँ तो मैं उसको बताने में मुझे मज़ा आती है. कॉन्फ्लिक्ट क्या, नया एडिशन है. तो जो वहां पे पनिशमेंट था और जो यहाँ पे पनिशमेंट था, इसमें एक नया बहुत प्यारी सी चीज ऐड हुई है जिसको हम बोलते हैं कम्युनिटी सर्विस, जो मैंने आपको अपनी लाइव क्लास में बताया था कि ये चीज ऐड हुई है. पहले जो पनिशमेंट दिया था आईपीसी में उसमें था डेथ, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, रिगरस इम्प्रिजनमेंट, सिंपल इम्प्रिजनमेंट जो कि हमारे दो प्रकार के इम्प्रिजनमेंट में आता है, फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी, फाइन. ठीक, इतने थे 5 प्रकार के. अब जो छठा ऐड हो गया है गाइस, जो भारतीय न्याय संहिता में, वो है कम्युनिटी सर्विस. ठीक है, तो अब 6 प्रकार के पनिशमेंट जो है वो आपको भारतीय न्याय संहिता देती है. कम्युनिटी सर्विस आपको मिलता है जैसे अटेम्प्ट टू सुसाइड में, कि भाई सुसाइड करने की कोशिश की, तो उसमें आपको टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट भी है, या फिर फाइन, या फिर फाइन नहीं, या फिर आपको कम्युनिटी सर्विस देते हैं. तो कुछ ऐसे पेटी ऑफेंसेस हैं जिनके लिए कम्युनिटी सर्विस भी जो है वो दे दी गई है. अब आते हैं 6 प्रकार के जो पनिशमेंट है वो क्या क्या है, बताइए जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी बताइए, रिवाइज करिए. इसको हटा दो, नहीं तो तुम लोग देख लोगे इसको, दो तो तब भी देखिए ना. ओके, तो पहला वाला है डेथ, दूसरा है इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ यानी लाइफ इम्प्रिजनमेंट, तीसरा है इम्प्रिजनमेंट जो कि दो प्रकार का है, रिगरेस और सिंपल इम्प्रिजनमेंट, चौथा है फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी, पांचवा है फाइन, और छठा है कम्युनिटी सर्विस. ओके, ये हैं आपके 6 प्रकार के पनिशमेंट्स जिनको डिफाइन किया गया है भारतीय न्याय संहिता में सेक्शन नंबर 4 में. अब आ जाइए सेक्शन नंबर 5 पे. सेक्शन नंबर 5 गाइस बात करता है कम्यूटेशन ऑफ सर्विस. ये आपने देखा होगा अभी पिछले कुछ सालों में कुछ कुछ ऐसे केसेस आए हैं जहाँ पे जो है गवर्नमेंट ने किन्हीं किन्हीं जो अक्यूज थे उनकी सजा को कम कर दिया है. ठीक है, कम हो गया, उसके बाद बेल हो गई. अब हुआ क्या, सेक्शन 5 जो है वो एम्पावर करता है गवर्नमेंट को ऐसा करने में. अब गवर्नमेंट में बात की गई है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट. अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकती है, स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकती है. अप्रोप्रिएट का मतलब है कि हिसाब से, जिस हिसाब से जहां पे चल रहा होगा उस हिसाब से परिस्थितियों को देखते हुए जो गवर्नमेंट है वो डिसाइड करेगी. तो जब सेंट्रल की बात होगी सेंट्रल गवर्नमेंट, जब स्टेट्स की बात होती है जनरली स्टेट गवर्नमेंट होती है, बट अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में दोनों आते हैं, याद रखिएगा. पहली चीज. दूसरी चीज, कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस का मतलब क्या है, देखिए अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, ठीक है, जो अक्यूज है, जो ऑफेंडर है, अक्यूज नहीं ऑफेंडर ही बोलेंगे क्योंकि उसके बाद ही वो अक्यूज के बाद ही ये वाली स्थिति आती है. तो जो ऑफेंडर है उसकी कंसेंट के बिना अगर वो चाहे, कौन, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, तो वो उसके सेंटेंस को, उसकी सजा को कम कर सकती है. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो पहले सीआरपीसी थी, उसके सेक्शन 474 को मद्देनजर रखते हुए. ठीक, अब इसमें क्या है, इसमें यह है कि जहां पे डेथ सेंटेंस है या जहां पे स्टेट के खिलाफ यानी कि जहां जहां पे यूनियन की बात होगी वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट है. ठीक है, और जहां पे डेथ सेंटेंस नहीं है, वेदर ऑफ डेथ और नॉट, हाँ ठीक है, हाँ, तो जैसा कि मैंने बोला था कि जहाँ पे यूनियन की बात होगी वहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, जहाँ पे स्टेट की बात होती है वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट होगी. अब इसमें आप लोग एक्सप्लेनेशन में दोनों चीज़ों को एक बार पढ़ लीजिए, तो अगर कोई कंफ्यूजन है तो वो दूर भी हो जाएगा. देखिए इन्होंने लिखा है कि यहाँ पे अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का मतलब क्या है, वही जो मैंने आपको शुरुआत में बता दिया था बिना किसी कंफ्यूजन के, कि जहाँ पे सेंटेंस है और सेंटेंस डेथ का है चाहे ना हो. ठीक है, वैसे जनरली तो डेथ सेंटेंस होता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही उस पर होती है, यूनियन की बात आ जाती है. स्टेट गवर्नमेंट में डेथ सेंटेंस की बात हो चाहे ना हो, लेकिन अगर स्टेट की बात हो रही है तो स्टेट गवर्नमेंट ही उसको रिप्रेजेंट करती है. ओके, पढ़ लीजिएगा. अब आते हैं हम अपने सेक्शन नंबर 6 पे. सेक्शन नंबर 6 हमारा कहता है कि जब हम
पनिशमेंट कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट को जनरली हम मानेंगे 20 साल का इम्प्रिजनमेंट अनलेस अंटिल अदरवाइज प्रोवाइडेड। जनरली लाइफ इम्प्रिजनमेंट जो है वो 20 साल का दिया जाता है, जैसे बोलते हैं ना उम्र कैद की सजा जो होती है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट वो जनरल जनरल टर्म्स की बात हो रही है भाई। अब आपने एकदम ही कुछ अलग ही कुछ हो गया हो तो बात अलग है, बट जनरल टर्म्स में इन्होंने बोला है कि वो इक्विवेलेंट मानी जाएगी टू 20 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट, ठीक है। अब आते हैं सेक्शन 7। सेक्शन 7 देखिए बात करता है कि रिगरस और सिंपल इम्प्रिजनमेंट की। अब जहां पे एक ऑफेंस हुआ है और जो ऑफेंडर है वो पनिशेबल है इम्प्रिजनमेंट के लिए, तो ऐसे में कोर्ट जो है वो उसको सजा सुना सकती है, ठीक है। और वो सजा में रिगरस इम्प्रिजनमेंट या सिंपल इम्प्रिजनमेंट या होली रिगरस इम्प्रिजनमेंट या होली सिंपल इम्प्रिजनमेंट या ऐसा इम्प्रिजनमेंट जिसमें इतना पार्ट रिगरस होगा और इतना पार्ट सिंपल होगा, ये कोर्ट तय कर सकती है और दे सकती है। ये सेक्शन 7 कह रहा है। अभी आपको बहुत अच्छे से पता चल जाएगा। अच्छा, रिगरस इम्प्रिजनमेंट और सिंपल इम्प्रिजनमेंट में क्या फर्क होता होगा? एनीबडी हु वांट्स टू आंसर? एक सेकंड गाइस, आप लोग सोचो, मैं तब तक जरा मैसेज कर दूं। या ओ आई एम सो सॉरी, मेरी लाइव क्लासेस की इतनी आदत है कि मुझे लग रहा था कि अभी कोई मैसेज में आएगा, उस पर पॉपअप करेगा। माय बैड। सो where was I? Yeah, rigorous imprisonment and simple imprisonment में फर्क। तो सेक्शन 7 बात करता है rigorous imprisonment और simple imprisonment की। अब देखिए देखिए पहली चीज समझ लीजिए, सेक्शन 7 में कोर्ट आपको रिगरस इम्प्रिजनमेंट दे सकती है या जनरल या सिंपल इम्प्रिजनमेंट दे सकती है, या कुछ पार्ट रिगरस कुछ पार्ट सिंपल दे सकती है, या होली रिगरस दे सकती है होली सिंपल दे सकती है। अब इसका मतलब क्या है देखिए, रिगरस इम्प्रिजनमेंट पे हार्ड लेबर होता है, ठीक है। पत्थर तोड़ने का काम, फार्मिंग का काम, यानी कि लेबर वाला काम आपको दिया जाएगा। सिंपल इम्प्रिजनमेंट में ये नहीं होता। रिगरस इम्प्रिजनमेंट आपके सीरियस क्राइम्स के लिए जनरली दिया जाता है, जैसे रेप हो गया, रॉबरी हो गया, इन क्राइम्स के लिए आपको मिलेगा, ठीक है। मर्डर हो गया। सिंपल इम्प्रिजनमेंट आपके छोटे मोटे क्राइम्स के लिए होता है, डिफमेशन हो गया, इन सब चीज़ों के लिए। रिगरस इम्प्रिजनमेंट जनरली जनरली क्या रिकमेंडेड होता ही है, जनरल क्या मतलब होता ही है जहाँ पे आप हीनस क्राइम्स या सीरियस क्राइम्स करते हैं। और सिंपल इम्प्रिजनमेंट जो है वो आपको उसमें नहीं दिया जाता, रिगरस ही दिया जाता है, ठीक है। चौथा पॉइंट ऑफ डिफरेंस, रिगरस इम्प्रिजनमेंट लॉन्गर टर्म के इम्प्रिजनमेंट में मिलता है आपको, और सिंपल इम्प्रिजनमेंट अगर शॉर्टर टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट है तो वो सिंपल इम्प्रिजनमेंट ही आपको मिलता है। क्लियर? ओके। अब आते हैं अपने सेक्शन नंबर 8 पे, अमाउंट ऑफ फाइन, लाइबिलिटी इन डिफॉल्ट ऑफ फाइन एक्सेट्रा। देखिए जहां पे एक चीज आपसे ये पूछ ली जाती है कभी कभी कि अमाउंट ऑफ फाइन जहां पे नहीं लिखा है तो वहां कितना होगा। भाई कहीं पे अमाउंट ऑफ फाइन नहीं डिफाइन किया गया है किसी सेक्शन में, तो वहां कितना ले सकते हैं? कितना भी ले सकते हैं? नहीं। हमारी ये लाइन कहती है कि जहां पे कोई भी अमाउंट ऑफ फाइन एक्सप्रेस नहीं किया गया, कोई सम जो है वो एक्सप्रेसली नहीं लिखा गया है, तो ऐसे में जो ऑफेंडर लायबल है, he is liable, the amount of fine to which the offender is liable is unlimited but shall not be excessive। unlimited तो है क्योंकि कहीं पे कोई सम एक्सप्रेस नहीं किया गया है, लेकिन वो एक्सेसिव नहीं होगा। मतलब इतना नहीं कि आपने 10 रुपए का क्राइम किया है तो आपसे जो है 1 करोड़ रुपए वसूल लें, नहीं, ठीक है। अनलिमिटेड है लेकिन एक्सेसिव नहीं होगा, ये चीज याद रखेगी, पूछ लिया जाता है आपके प्रीलिम्स में अक्सर। हम्म
तो ये आते हैं अमाउंट ऑफ फाइन, लाइबिलिटी इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन से। हमारा क्लॉज नंबर 1 कहता है कि जहां पे नो सम इज एक्सप्रेस वहां पे इट कैन बी अनलिमिटेड बट इट विल नॉट बी एक्सेसिव। दूसरा क्लॉज हमारा कहता है इन एवरी केस ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट एज वेल एज फाइन in which the offender is sentenced to a fine whether with or without imprisonment, punishable with imprisonment or fine or with fine only in which the offender is sentenced to a fine। देखिए दो प्रकार से होता है, आप जब पढ़ेंगे ऑफेंस में या आप कहीं पे अगर आपने पढ़ा होगा, लॉ स्टूडेंट है तो आपने देखा होगा कि लेट्स से 2 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट और फाइन और बोथ, है ना। कहीं कहीं लिखा हुआ होता है 2 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन, कहीं कहीं लिखा होता है फाइन फॉर ₹10,000। ठीक है, ये तीन आपको चीजें बता दी। तो ऐसे में फाइन आ रहा है तो जहां पे मान लो कि इम्प्रिजनमेंट विद और विदाउट फाइन दिया है, या जहां पे इम्प्रिजनमेंट विद फाइन दिया है, या जहां पे केवल फाइन दिया है, तो ऐसे में इट शैल बी कंप्यूटेड टू द कोर्ट विच सेंटेंसेस सच ऑफेंडर टू डायरेक्ट by the sentence that in default of payment of fine the offender shall suffer imprisonment। जहां पे फाइन के लिए बोला गया है, मान लो कोर्ट ने बोला है कि ठीक है भाई इनको 1 महीने की सजा और 10,000 रुपए इनसे फाइन ले लो, ठीक है। अब ऐसे में जब फाइन की बात आती है और आप फाइन नहीं दे पा रहे हैं तो आपको इम्प्रिजनमेंट दिया जा सकता है। अब वो इम्प्रिजनमेंट कितना होगा, तो देखिए in which imprisonment shall be in excess of any other imprisonment to which he may have been sentenced or which he may be liable under commutation of sentence। अब देखिए, अब ये तो समझ में आ गया कि ठीक है भाई फाइन नहीं देंगे तो हमको सजा हो जाएगी, हमको जेल हो जाएगी, ठीक है। कितनी जेल हो सकती है ये आपका क्लॉज 3 बताता है कि देखिए जो आपको नॉर्मल किसी ऑफेंस के लिए इम्प्रिजनमेंट मिलनी थी, अगर आप फाइन नहीं देंगे, ठीक है, इफ यू default in giving the fine in payment of fine, then your term of imprisonment shall not exceed 1/4 of the term of imprisonment which is the maximum fixed for the offense। ठीक है, मान लो किसी ऑफेंस की सजा जो है वो 6 साल है, तो मैक्सिमम सजा 6 साल है, तो उस 6 साल का 1/4 आपको नॉन पेमेंट ऑफ फाइन में मिल सकता है सजा, ठीक है, अगर ऑफेंस पनिशेबल है विद इम्प्रिजनमेंट एज वेल एज फाइन, जो मैंने पहला ऑप्शन दिया था। अब दूसरा, अगर इम्प्रिजनमेंट है, ठीक है, जिसमें कोर्ट केवल फाइन बताता है कि भाई ठीक है फाइन दे दो, उसमें आपने फाइन मानी कि यानी कि एक ऑफेंस किया, भाई कंफ्यूजन ना हो मैं फिर से बता देती हूँ। मान लो एक ऑफेंस किया जिसमें लिखा हुआ था कि इसमें 10 साल की सजा है या फाइन है या दोनों है, तो कोर्ट ने उसमें या में से केवल आपको बोला कि फाइन, ठीक, आप वो फाइन नहीं दे पाए तो वो 10 साल का 1/4 आपको जेल, पहली चीज, ठीक। क्लॉज नंबर 3 क्लियर। अब चौथे क्लॉज पे आओ। एक ऑफेंस है जिसकी सजा में लिखा है कि आपको 10,000 रुपए जुर्माना भरना है, फाइन भरना है, आप वो भी फाइन नहीं दे पाए, तो अब क्या होगा, तो ऐसे में ये देखिए अब क्या होगा, अब होगा इन डिफॉल्ट ऑफ कम्युनिटी सर्विस और इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन the service may be of any description to which offender might have been sentenced for the offense। The imprisonment which the court imposes in default of payment of fine or in default of community service may be of any description to which the offender might have sentenced for the offense। अब इसमें फिर नहीं डिफाइंड है, इसमें है कि अगर फाइन ही देना था तो उसमें फिर कोर्ट देख लेगी कि ठीक है भाई इन्होंने नहीं दिया या इन्होंने कम्युनिटी सर्विस नहीं की तो इनको इतने टाइम की सजा दे दो, कोर्ट का डिस्क्रिप्शन। पांचवा क्लॉज कहता है कि जहां पे एक ऑफेंस पनिशेबल था, ठीक है, विद फाइन और कम्युनिटी सर्विस, the imprisonment which the court imposes in default of payment of fine or in default of community service shall be simple imprisonment होगा पहली चीज, and the term for which the court directs the offender to be imprisoned in default of payment of fine or in default of community service shall not exceed 2 months when the amount of fine does not exceed 5,000 rupees। अगर 5,000 रुपए से कम की बात है, ठीक है, तो 2 महीने की सिंपल इम्प्रिजनमेंट हो सकती है। अगर 10,000 रुपए से कम की बात है तो 4 महीने की सिंपल इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, और अगर 10,000 से ऊपर की बात है तो 1 साल की किसी और केस में आपको हो सकती है, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन होगा कि मैम ऐसे तो इम्प्रिजनमेंट जो है वो मान लीजिए दे दिया है ना, मान लीजिए 10,000 रुपए तक की बात थी तो 4 साल 4 महीने का जो है वो इम्प्रिजनमेंट मिल गया, तो क्या पूरे 4 महीने मुझे वहां काटने पड़ेंगे? नहीं, ये आपको इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन हुआ था, तो इसका बहुत सिंपल सा रूल है, जिस दिन आप ये जो फाइन है वो भर देंगे, ठीक है, वेन एवर यू पे द फाइन
your imprisonment will terminate. Word shall has been used. See, the imprisonment which is imposed in default of payment of fine shall terminate whenever the fine is either paid or levied by the process of law. ठीक है. अब now let us say एक और इसमें चीज हो सकती है क्या. सोचो सोचो. Let us say आपके ऊपर फाइन इम्पोज किया गया है 10,000 रुपए का. ठीक है. आपके पास 10,000 रुपए नहीं थे. ठीक. आपको 4 महीने की सजा दे दी गई. अब आपने एक महीना काटा. आपने कहा मेरे पास तो 5,000 रुपीज है, मैं वो अभी तुरंत देने को तैयार हूँ. तो अब क्या होगा. 2 महीने की सजा यानी 1 महीना अभी आप और काटोगे, उसके बाद आप जो है वो 5,000 रुपीज होगे और आपका इम्प्रिजनमेंट टर्मिनेट हो जाएगा. सी आपका क्लॉज बी सेक्शन सेक्शन ये क्लॉज बी सब सॉरी क्लॉज 6 का सब क्लॉज बी आपसे कहता है if before the expiration of the term of imprisonment fixed in default of payment such a proportion of the fine be paid or levied that the term of imprisonment suffered in default of payment is not less than the proportion to the part of fine still unpaid, the imprisonment shall terminate. कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज पूछ लेना, मन में मत रखना. और मुझे लगता है कि हमें सेक्शन 8 पे आज विराम दे देना चाहिए क्योंकि टाइम भी हो गया है और इतना ही एक बार में पढ़ो तो समझ में आ जाएगा. कल हम बात करेंगे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की. कल हम बात करेंगे प्रीवियस कन्विक्शन पे सेंटेंस एनहांसमेंट की या क्या होता है. कल हम बात करेंगे जनरल एक्सेप्शंस की भी. तो आज के लिए इतना ही. भारतीय न्याय संहिता में आप लोगों के लिए अगर कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं. आप मुझसे व्हाट्सएप का लिंक भी मांग सकते हैं. आप मुझसे अपने मेरे टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक मांग सकते हैं कमेंट सेक्शन में. Also, I am also posting some shorts for you people. So if you people haven't answered me yet on the shorts, please do because those are very simple questions relating to the topics that I am teaching you people. So I'll be more than happy to see your answers there as well. That's all for today, guys. Thank you so much for joining. Keep on laughing, loving, living, and also studying. I'll see you people tomorrow at the same time. Till then, take care. Bye and good